नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो मैं अमिताभ आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी, जहां की हम लोगों का यह प्रयास है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ाना, यही हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास को हासिल करने के लिए हम पर डे अपना एक एक कदम जो है वह आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स का एक पार्ट जो है वह मैंने अपने नहीं आप लोगों के चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अभी मैं करंट अफेयर्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसे लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपने आज के मुद्दे पे आते हैं कि करंट अफेयर्स पार्ट टू। आज का हमारा जो क्लास होगा वह होगा करंट अफेयर्स पार्ट टू। करंट अफेयर्स पार्ट टू। करंट अफेयर्स पार्ट टू। तो चलिए, जिसमें कि आज हमारा पहला जो टॉपिक होगा, जिस पहला जो न्यूज होगा वह है सतत विकास लक्ष्य 2020। सतत विकास लक्ष्य 2020, जिसे कि अंग्रेजी में एसडीजे यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2020। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सतत विकास के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 117वें यानी 117 17वें स्थान पर भारत है। भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम कितने देशों के बीच, तो यह सतत विकास जो रिपोर्ट है वह कितने देशों के बीच जारी किया जाता है, तो यह भी हमें देख लेना चाहिए। 17वां स्थान हुआ है 193 देशों में। जी, 193 देशों में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम इसको देखने से पहले हम यह भी देखेंगे कि दक्षिण एशिया क्षेत्र से और जो देश है क्या वे भारत से ऊपर है या वे सभी भारत से नीचे है। तो नोट में हमें यहाँ यह याद रखना होगा कि दक्षिण एशियाई देशों में, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्री में, एशियाई देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में भारत के नीचे केवल पाकिस्तान है। भारत के नीचे केवल पाकिस्तान है। केवल पाकिस्तान है। तो भारत के नीचे केवल पाकिस्तान है। तो देखिए, तो पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पाकिस्तान जो है वह 134वें नंबर पर है। यानी जो रैंकिंग जो हुई है उसमें पाकिस्तान 134वें स्थान पर है। स्थान पर है पाकिस्तान 134वें स्थान पर है। तो यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भारत ने जो लक्ष्य रखा है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत एक लीडर की भूमिका निभाना चाहता है। यानी भारत का एक लक्ष्य, अगर भारत को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएन के काउंसिल में अपना स्थान पक्का करना है P5 देशों में, यानी जो परमानेंट सदस्यता भारत को जो चाहिए, जिसके लिए भारत प्रयासरत है, तो उस प्रयास की ओर एक क्या कहते हैं, एक कठिनाई उत्पन्न करता है, कठिनाई पैदा करता है। जैसे सतत विकास लक्ष्य में क्या है, तो आगे हम यह अभी देखेंगे कि ये एसडीजी है क्या
और इसमें किन किन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर रैंकिंग जारी की जाती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें बस यहाँ पे यही सोचना है, जैसे कि अगर यूपीएससी में अगर यूएन के काउंसिल में भारत के सदस्यता का जिक्र होगा तो वहां पे आप इसे एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि अभी हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि भारत 117वें स्थान पे है। तो इस रिपोर्ट में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें भारत के नीचे केवल पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है दक्षिण एशियाई देशों में एक लीडर के रूप में जो अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो इस मानसिकता को कहीं ना कहीं यह रिपोर्ट कमजोर करता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं दक्षिण एशियाई देशों में, क्या मैं इसे इरेज इरेज कर सकता हूँ? तो बच्चों मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा, अगर आपको नोट करना होगा तो आप नोट करते करते चलिएगा उसी बीच। तो चलिए, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। तो चलिए एसडीजी में हम देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति। एसडीजी में दक्षिण एशियाई एशियाई देशों की स्थिति स्थिति सतत विकास रिपोर्ट में, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में। तो दक्षिण एशियाई देशों में पहला देखते हैं हम मालदीव के बारे में। तो मालदीव को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मालदीव को, तो मालदीव जो है वह अपना 91st पोजीशन पे है, यानी 91 स्थान प्राप्त हुआ है मालदीव को। दूसरा अपना हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? श्रीलंका 94 पोजीशन पे है, 94 पोजीशन पे श्रीलंका है। तीसरा अपना नेपाल हो गया। नेपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नेपाल 96 पोजीशन पे है। चौथा अपना भूटान हो गया। चौथा अपना, सॉरी भूटान नहीं, बांग्लादेश होगा। सॉरी 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 बच्चों, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बांग्लादेश अपना 109वें स्थान पे है। तो हमने क्या देखा? दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति के बारे में हमने देखा कि भारत के ऊपर कौन कौन से हैं, जैसे कि मालदीव जो कि 91st पोजीशन पे है, श्रीलंका जो कि 94th पोजीशन पे है, नेपाल अपना 96th पोजीशन पे है, बांग्लादेश 109वें स्थान पे है, और वहीं पाकिस्तान जो है वह 134वें स्थान पे है, जिसके बारे में हमने पहले देख लिया था। तो यहाँ पे यही दिखता है कि जो दक्षिण एशियाई में भारत जो है अपने आप को एक लीडर के तौर पे प्रस्तुत करता है। तो कहीं ना कहीं यह रिपोर्ट जो है उस मानसिकता पे कहीं ना कहीं एक आघात पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एसडीजी सूचकांक जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उनमें किन किन क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है। तो हम थोड़ा 4-5 क्षेत्रों के बारे में देख लेंगे, क्योंकि एसडीजी आप लोग गूगल कीजिएगा और इससे संबंधित जो जानकारी है उसे आप लोग इकट्ठा करने का प्रयास कीजिएगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किन किन क्षेत्रों को यानी किन किन आधारों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे शिक्षा हो गया, स्वच्छता हो गया, पर्यावरण से संबंधित मामले हो गए, प्रौद्योगिकी हो गया, फिर आप गरीबी को देख सकते हो, भुखमरी को देख सकते हो, स्वास्थ्य क्षेत्र, यानी इन सब क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा जो एसडीजी के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे मैं यह देखूंगा कि एसडीजी के यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक के आधार, सूचकांक
के आधार आधार। तो पहला जो होगा वह है शिक्षा और कौशल, यानी कि यह देखा जाता है, अगर यह रिपोर्ट जारी की जाती है तो इसमें यह भी देखा जाता है कि शिक्षा और कौशल का जो स्तर है यानी लेवल है वह कैसा है उस देश में, शिक्षा और कौशल स्तर। दूसरा स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा, दूसरा स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। तीसरा अपना हो गया स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। उद्योग, यानी उद्योग का क्या स्थिति है उस कंट्री में, इस आधार पे भी रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर जो शहरों का जो विकास है, यानी कि संधारणीय शहर विकास, जैसे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, संधारणीय शहर विकास। फिर डिजिटल तकनीक के बारे में, तकनीक को भी देखा जाता है कि डिजिटल रूप से वह देश कितना सक्षम है। फिर डिजिटल तकनीक को भी देखा जाता है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे 4 आधारों का जिक्र किया। ऐसे 17 लक्ष्य हैं एसडीजी के, जो यूएन का यह यूएन की यह पहल है जिसमें कि 17 लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। तो आप गूगल करके उन 17 लक्ष्यों के बारे में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जो विकास से संबंधित अगर मेंस में हमें कुछ लिखना है तो वहां पे हम एसडीजी का अगर थोड़ा बहुत जिक्र कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वह दूसरों से कहीं बेटर हो सकता है और हमें आधा या 1 नंबर एक्स्ट्रा बाकियों से मिल भी सकता है। तो एसडीजी के बारे में आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा। यह आज का आप लोगों का टास्क है कि आप लोग एसडीजी के बारे में जाकर गूगल करोगे, एसडीजी के बारे में जाकर आप गूगल करोगे, यानी गूगल से आप जाकर जानकारी इकट्ठा करोगे। अगर आप लोगों से यह संभव नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना। मैं एक पर्सनल यानी एक सेपरेट वीडियो जो है वो एसडीजी पे बनाऊंगा और उस पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा कि एसडीजी क्या है और यूएन ने जो पहल जो स्टार्ट किया है, यानी यूएन की यह पहल है एसडीजी, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। जैसे हिंदी माध्यम के छात्र याद रखेंगे सतत विकास लक्ष्य। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा माउंट रशमोर, अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा था माउंट रशमोर। तो क्या आप लोगों ने माउंट रशमोर के बारे में कुछ सुना है? ये मत सोचिएगा कि जो करंट अफेयर्स का यह जो डिस्कशन हो रहा है सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए महत्वपूर्ण है। आप जो वनडे एग्जाम की भी जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि वहां भी 10 या 15 क्वेश्चन, जैसे कि आप बैंक रेलवे एसएससी वगैरह की अगर तैयारी करते हैं तो वहां पे भी आपसे जीएस यानी जीएस नहीं, आपको जीके के तौर पे ये सब पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वहां पे कि ये सब जो फैक्ट है वो फैक्ट आप याद कर सकते हैं। यूपीएससी वाले इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो इसका उपयोग आप कोई मेंस में आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पे आप कर सकते हो, या एसडी से संबंधित अगर पीटी में कोई क्वेश्चन आता है, माउंट रशमोर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि हाल ही में माउंट रशमोर चर्चा में रहा, यह क्या है, तो आप वहां पे देख सकते हो। माउंट रशमोर के बारे में देख लेते हैं। तो हम इसे देखेंगे अमेरिका में लोकतंत्र का मंदिर। बस हमें इतना ही याद रखना है। जैसे ही माउंट रशमोर का नाम आप सुनो आपके मन में यही ख्याल आना चाहिए कि यह अमेरिका में लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर, जहां से अभी हाल ही में जो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति है
राष्ट्रपति जी जो है वहां से उन्होंने संबोधन किया था अपने कंट्री को। तो माउंट रसमोर में माउंट रसमोर में 4 राष्ट्रपतियों की मूर्ति को स्थापित किया गया है। यानी माउंट रसमोर में हम याद रखेंगे कि माउंट रसमोर इतना याद रखेंगे कि यह लोकतंत्र का मंदिर, अमेरिका में लोकतंत्र का मंदिर माउंट रसमोर को कहा जाता है। तो यह चर्चा में क्यों रहा, यह इतना खास क्यों है? तो खास क्यों है, तो यहाँ पे 60 फीट, यहाँ पे 60 फीट ऊंची, 60 फीट ऊंची 4 राष्ट्रपतियों की मूर्ति बनी है। 4 अमेरिकी राष्ट्रपति की मूर्ति, 4 अमेरिकी राष्ट्रपति की मूर्ति। तो कौन कौन से राष्ट्रपति है? तो एक है हमारे जॉर्ज वाशिंगटन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। लोकतंत्र, अमेरिका में जो लोकतंत्र है वह इन्हीं की देन है। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, इनका जो टाइम पीरियड था वह था 1732 से 1799। तो ये फेमस क्यों थे? तो लोकतंत्र के संस्थापक, लोकतंत्र के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। दूसरा जो राष्ट्रपति है, दूसरी किनकी मूर्ति है? तो वह थॉमस जेफरसन। आप लोगों ने थॉमस जेफरसन के बारे में सुना होगा। इन्होंने समृद्धि जैसे कॉन्सेप्ट को लाया था। थॉमस जेफरसन, इनका टाइम पीरियड है 1743 से 1826। समृद्धि जैसे कॉन्सेप्ट को इन्होंने लाया था, समृद्धि जैसे कॉन्सेप्ट को इन्होंने लाया था। तीसरे जो राष्ट्रपति है वह है थियोडोर रूजवेल्ट। तीसरे जो राष्ट्रपति है वह है थियोडोर रूजवेल्ट। इनका कार्यकाल है 1858 से 1865। इन्होंने विकास जैसे कॉन्सेप्ट को सामने लाया। चौथे जो राष्ट्रपति है वह है अब्राहम लिंकन। इनका तो नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अब्राहम लिंकन। यह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने संरक्षण जैसे कॉन्सेप्ट को सामने लाया था। इन्होंने संरक्षणवादी कॉन्सेप्ट को, जिसको कि प्रोटेक्टलिज्म भी कहते हैं, 1809 से 1865, यह संरक्षण जैसे कॉन्सेप्ट को इन्होंने लाया था। बच्चों यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ खुद को। तो यहाँ पे हमने जो लिखा था, यह हमसे एक गलती हो गई, हम लोगों से नहीं, मुझसे। तो थियोडोर रूजवेल्ट का जो शासनकाल था वह था 1858 से 1919 तक। थियोडोर रूजवेल्ट का जो शासनकाल था। तो हमने देखा कि माउंट रसमोर के बारे में, तो माउंट रसमोर के बारे में हमें बस इतना ही याद रखना है कि माउंट रसमोर क्या है। तो इसे लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अमेरिका में जाना जाता है। तो यह चर्चा में क्यों था? तो चर्चा में यह इसलिए था, और यह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 60 फीट ऊंची
4 अमेरिकी राष्ट्रपति की मूर्ति बनी हुई है। तो वो 4 अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन है? तो पहला है जॉर्ज वाशिंगटन, 1732 से 1799। ये लोकतंत्र के संस्थापक, यानी लोकतंत्र जैसे कॉन्सेप्ट को इन्होंने सामने लाया था। दूसरे थे थॉमस जेफरसन, जिनका कार्यकाल है 1743 से 1826। इन्होंने समृद्धि जैसे कॉन्सेप्ट को सामने लाया था। तीसरे जो राष्ट्रपति है वह है थियोडोर रूजवेल्ट। इनका जो कार्यकाल है वह है 1858 से 1919। इन्होंने विकास जैसे कॉन्सेप्ट को सामने लाया था। चौथे जो राष्ट्रपति है वह है हमारे अब्राहम लिंकन, जिनका की कार्यकाल है 1809 से 1865। इन्होंने संरक्षणवाद जैसे कॉन्सेप्ट को सामने लाया था। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा कि बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो या मेरा यह जो छोटा सा प्रयास है, अगर यह आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया इसे शेयर कीजिए। मैं यह आप लोगों से नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, सिर्फ आप शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि यह आपकी तैयारी में कुछ मदद कर सकता है, तभी आप इसे लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन मेरा यह प्रयास है कि मैं समाज के उन वर्गों तक पहुंचना चाहता हूं जो कि वास्तव में संसाधन के कमी के कारण अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाते हैं। टैलेंट उनमें बहुत होता है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आता हूँ। मैंने देखा है कि संसाधनों की कमी के कारण बच्चे कैसे मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं। उनमें क्वालिटी पूरी रहती है जो कि एक ब्यूरोक्रेट में चाहिए। यानी ब्यूरोक्रेट में क्या, ब्यूरोक्रेट की जो क्वालिटी होती है वह क्वालिटी उनमें पूर्ण रूप से भरी रहती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह अपने अपने स्किल को देश के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों, इसे आप अगर वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि यह आपके तैयारी में कुछ मददगार साबित हो सकता है, तो आप इसे शेयर करो, आप उन लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि जब तक आप किसी की मदद नहीं करोगे, तब मदद करने से ही जो है उसका फल भी मीठा मिलता है। तो बच्चे, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, जो कि दो दो से 2-3 सालों से मैं भी इस फील्ड में लगा हूँ। तो मैंने देखा है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना नीचे क्यों जा रहा है, हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं। हम लोग जो है कुछ कुछ ज़्यादा ही संसाधन जो है वह जुटाने लगते हैं। तो मेरा यह प्रयास होगा कि मैं उन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन करूंगा जो कि मुझे लगता है कि यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो हमारे पास है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। देहिंग देहिंग पटकाई देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य क्या है हमारे पास न्यूज? देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य। तो यह चर्चा में क्यों है? पहली जो बात है, हमें यह देखना है कि चर्चा में क्यों है। तो इसे अभी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इसे अभी राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। दूसरा, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। असम सरकार द्वारा घोषित किया गया है।
इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो किसने घोषित किया है? तो असम गवर्नमेंट ने इसे घोषित किया है। तो यह जो अभयारण्य है यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के का जो प्रोजेक्ट एलिफेंटा था उसके अंतर्गत आता है। यह अभयारण्य, हम यहाँ पे यह देखेंगे, यह अभयारण्य, यह अभयारण्य यह अभयारण्य बच्चों, अभयारण्य, यहाँ एक मिनट बच्चों, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो यह अभयारण्य जो है, अभयारण्य, यह अभयारण्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंटा, याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट एलिफेंटा, एलिफेंटा के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रोजेक्ट एलिफेंटा के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट एलिफेंटा क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ इसका कलर, जो आप लोग डाउटफुल है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंटा के बारे में भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंटा क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब स्टार्ट किया गया? तो यह 1991-92 में केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1991-92 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया इसे। 1991-92 में केंद्र सरकार द्वारा इसे आरंभ किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हाथियों 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 उनके आवासों एवं उनके गलियारों को संरक्षण प्राप्त करना। जैसे उद्देश्य था हाथियों उनके आवासों एवं गलियारों को संरक्षित करना, गलियारों को संरक्षण प्रदान करना। तो हमने यहाँ पे देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखा। यहाँ पे हमने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखा। हमने यहाँ पे यह देखा कि चर्चा में यह क्यों था। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो किसने घोषित किया? तो असम सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो यह अभयारण्य जो है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंटा के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंटा के बारे में भी देख लिया कि प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब स्टार्ट हुआ। तो 1991-92 में यह स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो हाथियों को, उनके आवासों को एवं जो भी गलियारे हैं उन गलियारों को संरक्षण प्रदान करना। बस हमें इतना ही याद रखना है। कुछ ज्यादा डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी ज्ञान की कमी नहीं है। अगर आपको जितने ज्ञान इकट्ठा करने हैं आप कर सकते हो। लेकिन हमारा जो एग्जाम है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी ज्यादा न्यूज है, ज्यादा कंटेंट हो सकता है क्या है, इससे अलग
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो थोड़ा सा बेटा हम लोग राष्ट्रीय पार्क के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि देहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो हमारे मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि राष्ट्रीय पार्क क्या है। राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क किसे कहते हैं? राष्ट्रीय पार्क जैसे कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई ये नेशनल पार्क क्या है। तो पहली बात तो यह एक प्रकार का इन सेटू संरक्षण है, जिसे कि स्वस्थानीय संरक्षण है। एक प्रकार का स्वस्थानीय यानी कि इन सेटू। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी आप इससे परिचित होंगे, और जिन्होंने पर्यावरण एवं परिस्थिति जो इकोलॉजी जिन्होंने पढ़ा होगा वह समझते होंगे कि यह स्वस्थानीय क्या है। यह एक प्रकार का स्वस्थानीय संरक्षण है, एक प्रकार का स्वस्थानीय संरक्षण है। तो किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क कब घोषित किया जाता है? तो इसे कौन घोषित करता है? तो केंद्र द्वारा इस घोषित किया जाता है। नेशनल पार्क जो है केंद्र द्वारा घोषित किया जाता है। केंद्र द्वारा घोषित किया जाता है। तो यह केंद्र अगर घोषित करता है तो केंद्र के नियंत्रण और देखभाल में भी यह कार्य करेगा। तो यह केंद्र के नियंत्रण एवं निर्देशन यानी केंद्र द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बस हमें इतना याद, रेगुलेट किया जाता है या केंद्र के नियंत्रण एवं निर्देशन पर कार्य करने वाला एक आरक्षित क्षेत्र है। कार्य करने वाला एक आरक्षित क्षेत्र है। यह एक रिजर्व्ड एरिया है, आरक्षित क्षेत्र है। तो क्या है आरक्षित क्षेत्र है? तो यहाँ मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। इस एरिया में मानवीय यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। अनुमति नहीं होती है। तो हमने नेशनल पार्क के बारे में क्या देखा? यह एक प्रकार का स्वस्थानीय संरक्षण है। जैसे कि इन सेटू का मतलब क्या हुआ कि जो भी जानवर है, जैसे कि हाथी है, हाथी का जो प्राकृतिक आवास होगा जहाँ पे वो मूल रूप से रह रहे होंगे, तो गवर्नमेंट का यह प्रयास होगा कि उनको संरक्षण वहीं पे प्रदान कर दिया जाए। यानी कि उनको संरक्षित करने के लिए उन्हें कहीं और ले जाकर उन्हें सुरक्षा न प्रदान की जाए। स्वस्थानीय का मतलब है जो जहाँ है, यानी जो जानवर जहाँ निवास करता है वहीं पे उनको संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। यही है स्वस्थानीय संरक्षण। इसके अलावा एक तरह से एक सेतु भी होता है। एक सेतु का मतलब है कि जो जहाँ है उसको वहां से
स्थानांतरित करके किसी दूसरे जगह पे उनका संरक्षण करना, यह होता है एक सेतु। तो राष्ट्रीय पार्क कौन घोषित करता है? तो केंद्र द्वारा घोषित किया जाता है। तो केंद्र द्वारा घोषित किया जाता है तो यह केंद्र के नियंत्रण एवं निर्देशन पर कार्य करता है। तो यहाँ इसके अलावा हमने यह भी देखा कि जो नेशनल पार्क है वहाँ मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। मानवीय गतिविधि का मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जंगलों से लकड़ियां बुनते हैं, जैसे जलावन आदि जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब गतिविधियों की अनुमति नेशनल पार्क में नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास उज्ज्वला योजना के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। तो हम उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उज्ज्वला योजना अभी चर्चा में क्यों रहा? तो हमने देखा कि उज्ज्वला योजना में क्या किया जाता है। तो उज्ज्वला योजना में जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, यानी गैस सिलेंडर, एलपीजी कनेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। तो इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है प्रदूषण। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ साथ महिलाओं को होने वाले स्वास्थ्य महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो और इस योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा। 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। तो अभी चर्चा में यह क्यों आया? एक मिनट बच्चों, अभी चर्चा में क्यों था? अभी यह चर्चा में क्यों था? तो हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी कनेक्शन, यानी कि हिमाचल प्रदेश के सभी घरों में उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह उज्ज्वला योजना का कहीं ना कहीं एक उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। तो उज्ज्वला योजना के बारे में हमने क्या देखा? तो उज्ज्वला योजना 2016 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2016 में इस योजना को आरंभ किया था। तो इसके पीछे यह जो योजना है इसमें क्या किया जाना था? तो जो ग्रामीण जो घरेलू जो महिलाएं हैं, यानी घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, यानी जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर, वह सब गांवों में सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना। तो लक्ष्य क्या है? तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम परंपरागत चूल्हे पे अगर खाना बनाते हैं तो उससे ज्यादा मात्रा में जो है धुआं जो है वह निकलने वाला धुआं पर्यावरण को ज्यादा मात्रा में दूषित करता है। साथ ही साथ महिलाओं को श्वसन संबंधित विभिन्न रोगों से भी ग्रसित करवाता है।
तो यह जलावन, जो जलावन हम यूज करते हैं उससे पर्यावरण भी काफी प्रदूषित होता है, साथ ही साथ महिलाओं को भी श्वसन श्वसन संबंधित रोग से महिलाएं ग्रसित होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इस योजना को आरंभ किया था। तो यह योजना अभी चर्चा में क्यों है, तो इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी घर हैं, जितने भी जो ग्रामीण जो आवास है, उन सभी आवासों में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसीलिए यह उज्ज्वला योजना अभी मीडिया में चर्चा में रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो एक न्यूज है वह है यूलो यूलो यूलोफिया ऑब्टूसा के बारे में। अजीब नाम है भाई यूलो यूलोफिया नाम है, यूलोफिया ऑब्टूसा। तो यह क्या है, तो यह एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति है, दुर्लभ आर्किड प्रजाति है। इस आर्किड प्रजाति के बारे में मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा यह कॉम्प्लिकेटेड लगा। मुझे लगा कि इतना ज्यादा उतना डिटेल कभी भी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम इसमें इतना अंदर जाकर तो नहीं पूछेंगे। इसलिए मैंने आर्किड प्रजाति के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल यहाँ पे आप लोगों से डिस्कशन मैंने नहीं किया है। बस हमें उतना ही पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि इससे अलावा जो भी एग्जामिनर है वह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो थोड़ा हम देख लेते हैं यूलोफिया ऑब्टूसा के बारे में। ऐसे अगर आपको इस पे स्कॉलर अगर प्राप्त करना है तो आप गूगल के माध्यम से यह देख सकते हो कि यूलोफिया ऑब्टूसा जो दुर्लभ आर्किड प्रजाति है, यह क्या है, आर्किड प्रजाति क्या है, इसके बारे में हम देख सकते हो। तो यूलोफिया ऑब्टूसा क्या है, आईयूसीएन का जो लिस्ट है, मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आईयूसीएन के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोगों से मैं शेयर करूंगा आईयूसीएन के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि ये आईयूसीएन काफी चर्चा में रहता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वह हर साल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आईयूसीएन पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो यूलोफिया ऑब्टूसा है वो, यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त कहने का आशय है, यह संकटग्रस्त का मतलब है कि यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है, इंडेंजर्ड, यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिस्ट में शामिल है। 2008 में इसे पहली बार बांग्लादेश में देखा गया था। यानी यूलोफिया ऑब्टूसा को पहली बार 2008 में 2008 में बांग्लादेश में देखा गया था, बांग्लादेश में देखा गया पहली बार। तो ये पहली बार, जैसे जो जहां पे भी पहली बार आएगा, पहला या अंतिम, तो उस तथ्य पे थोड़ा सा आप वहां पे जो है कॉन्शियस हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे जो फैक्ट है यह यूपीएससी जरूर उठाती है।
तो चलिए अभी कहाँ पे, तो अभी ये दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया। हाल ही में यह दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया। मैं दुधवा टाइगर रिजर्व यानी जितने भी रिजर्व है हमारे यहाँ, इस पे मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो मुझे लगा कि बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जिसको लेके हमारे हम लोगों के बीच में काफ़ी दुविधाएं होगी। जो न्यूज़ हम यह पढ़ेंगे, तो मैंने प्लान किया है कि मैं सेपरेट जितने भी यहाँ पे डाउट वाले जो भी कंसेप्ट आए हैं उन सब का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए यहाँ पे बस हमें यूलोफिया और टूसा से संबंधित जितने भी न्यूज हैं यह हमें एक बार थॉरली पढ़ लेना है, और एक शॉर्ट नोट टाइप का बना के। बच्चों आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है जैसे कि आपको लगेगा कि कोई बड़ा टाइकून टीचर नहीं है तो ये अगर पढ़ाएगा तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। बच्चों आप जाकर आप मैं जो बोल रहा हूँ ये आप मत मानना। आप यहाँ पे देखना कि मैंने जो डिस्कशन किया है क्या इससे संबंधित या ऐसे कोई इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। जब आप उससे एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि यह डिस्कशन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है या नहीं। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला बंदा जो कंटेंट दे रहा है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इतनी गंदी राइटिंग है, ये हमें क्या पढ़ाएगा, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो बच्चों आप राइटिंग पे मत ध्यान दो। सबका आप हर कोई का अपना एक स्टाइल होता है। हो सकता है कि मेरी यही गंदी राइटिंग जो है यह कहीं ना कहीं मेरी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ इस कंटेंट पे जहां तक मेरा मानना है प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाया जा सकता है। आप इसे एक बार रिसर्च करो इस पे। आप देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है और अभी यहाँ हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या यूपीएससी वाले ही देखे। आप अगर बैंक की भी तैयारी करते हो, एसएससी की भी तैयारी करते हो, रेलवे की भी तैयारी करते हो, तो ये लोग कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। जो देश में जो घटनाएं घट रही है उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं यहाँ पे आपको स्कॉलर तो नहीं बना रहा हूँ, बस उससे संबंधित जो एक रफली जो न्यूज है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो मैं उसी का डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक बार आप रिसर्च करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो रिसर्च करो, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप शेयर करो। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में यह देखा गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया है, देखा गया। तो चलिए हमारे लिए बस ये इसमें यूलोफिया और टूसा के संदर्भ में इतना ही जानना मेरे हिसाब से जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है उसमें हम कावासाकी रोग के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। हम देखेंगे कावासाकी रोग के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया में यह चर्चा में रहा होगा अगर आप डेली द हिंदू को फॉलो करते होइएगा तो। कावासाकी, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, आज काफी गलती हो रही है मुझसे, सॉरी। हम कावासाकी रोग के बारे में देखेंगे। कावासाकी रोग तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है कि एग्जाम में आपसे यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित इनके इसके लक्षण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो बस यहाँ पे हम कावासाकी रोग के लक्षण के बारे में देखेंगे, इससे ज्यादा हम यहाँ पर नहीं देखें। चलिए कावासाकी रोग के लक्षण क्या क्या है। तो पहला लक्षण है लाल आंखें, लाल आंखें। दूसरा लक्षण है दाग खा, जैसे अगर खुजली होता है
तो यह भी, एक मिनट, काफी गलती हो रही है मुझसे, सॉरी। दाग, खाज और खुजली होती है तो यह भी लक्षण है। सूजी, सूजी यानी कि अगर सूजन होता है जीभ में तो वह भी कहीं ना कहीं कावासाकी के लक्षण हैं। फिर तीसरा, अगर आपका ओठ जो है वह लाल पड़ जाता है, ओठों होठों का लाल होना, लाल होना। फिर कम से कम 5 दिन तक अगर तेज बुखार है, कम से कम 5 दिन तक तेज बुखार, तेज बुखार। तो कावासाकी रोग के लक्षण क्या है? तो लक्षण में हम लोगों ने देखा कि लाल आंखें, दाग, खाज, खुजली, सूजी हुई जीभ। अगर आपकी जीभ में सूजन होता है तो ये कहीं ना कहीं कावासाकी रोग के भी लक्षण है। जैसे होठों का लाल होना, अगर आपके होठों में लालीपन आती है तो यह भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। तो अगर लालीपन का मतलब है कुछ ज्यादा ही लालीपन अगर आपको होठों में दिखने लगे तो यह कहीं ना कहीं कावासाकी रोग के भी लक्षण है। तो इसके लिए एक और चीज है, कम से कम 5 दिन तक लगातार बुखार है तो यह भी कावासाकी रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे यह देखते हैं कि इससे ग्रसित कौन होता है। तो ज्यादा मात्रा में, ज्यादातर कोविड यानी कोरोना, कोविड से संक्रमित संक्रमित बच्चों में होता है। जो कोविड से संक्रमित जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर यह रोग देखा गया है। वैसे WHO ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो मीडिया यानी कि जो हमारा मीडिया में जो न्यूज था उस न्यूज के हिसाब से हमें बस इतना ही याद रखना है कि कावासाकी रोग क्या है। तो कावासाकी रोग के बारे में हमने देखा कि यह कोविड-19 से संक्रमित जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर यह पाया गया है। इसके लक्षण क्या है कि आपकी आंखें लाल हो जाती है, अगर दाग, खाज, खुजली होता है, अगर जीभों में सूजन आ जाती है, होठों 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 में अगर लालीपन आती है, कम से कम 5 दिन तक तेज बुखार है तो यह कहीं ना कहीं कावासाकी रोग के लक्षण हैं। अब इसके थोड़ा सा हम वन लाइनर फैक्ट भी यहाँ देख लेते हैं कि 2030 तक रेलवे का लक्ष्य है, 2030 तक रेलवे रेलवे ने 2030 तक रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो, रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा, लक्ष्य रखा। 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि उनका लक्ष्य है कि हम 2030 तक कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे हम पूरी तरह से शून्य करेंगे, यही रेलवे का टारगेट है। तो इसके लिए वह क्या है, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल एनर्जी की ओर रेलवे कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है वह केंद्रित कर रहा है। जैसे कि सौर ऊर्जा, जो भी नेचुरल यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को वह अपनाने का प्रयास कर रहा है। हम थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी से के संबंध में भी एक लेक्चर में बनाऊंगा, यानी कि हमारा यहाँ पे प्लान बना है 3 लेक्चर। एक हम XDG के बारे में एक लेक्चर बनाएंगे, दूसरा जो है जितने भी अभयारण्य हैं यानी रिजर्व एरिया है उसके संदर्भ में एक लेक्चर बनाएंगे, तीसरा जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है इसके संदर्भ में भी हम एक सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे। थोड़ा सा समय
समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद की अपनी भी जो सेल्फ अपनी भी जो पढ़ाई है उसे भी मुझे कैरी ऑन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो, तो बच्चों मेरा कोशिश रहेगा कि मैंने अगर जिम्मेदारी ली है, मैंने अगर दायित्व उठाया है, तो मैं उस दायित्व को अंतिम सांसों तक मैं निभाऊंगा। मेरा प्रयास होगा कि हिंदी माध्यम से जिस दिन पहली रैंक आ गई, आपने यूट्यूब पे सुनील सर को भी देखा होगा, उनका एक प्रयास है कि हिंदी माध्यम से पहला रैंक। तो मैं उन्हीं उन्हीं को सुनने के बाद मैं भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हुई हूँ। क्यों नहीं भाई, बीटेक करने वाले, में पढ़ने वाले लोग यहाँ पे आके पहली रैंक लगा देते हैं, और हम भाई अपने समाज में रहकर यहाँ तैयारी करते हैं, फिर भी हमसे पहली रैंक नहीं लगती है। तो हिंदी माध्यम कमर कस लो, यूपीएससी में कमर कस लो, पहली रैंक लगा के रहनी है, और लगेगा, जरूर लगेगा। बस फोकस अध्ययन करना, कम पढ़ना है और ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा स्रोत नहीं पढ़ना है। आप द हिंदू ही पढ़ो, अगर साल भर द हिंदू ही आप पढ़ लेते हो ना, द हिंदू को भी आप सही ढंग से आप लोग द हिंदू को ही पढ़ लेते हो, तो वह कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। क्वेश्चन अब पारंपरिक क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जा रहे हैं, बस मॉडर्न क्वेश्चन, मॉडर्न ट्रेंड यूपीएससी ने अपना लिया है। मॉडर्न ट्रेंड को पकड़ने का एक ही तरीका है, द हिंदू। बस द हिंदू को पूरी तरह से निचोड़ दो, यूपीएससी का मेंस अपने हाथ में है, और वहां से बहुत से प्री में भी क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। अगर हम 60-65 क्वेश्चन प्री में रिजर्व कर लेते हैं तो अपना प्री पक्का। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है वह है रीवा में सौर ऊर्जा संयंत्र। रीवा कहाँ, एमपी में है। रीवा में, रीवा एमपी, रीवा में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। रीवा में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, यह जो संयंत्र है, एक मिनट बच्चों, यह जो संयंत्र बनाया जाएगा तो इसकी क्षमता होगी 750 मेगावाट की ऊर्जा संयंत्र होंगे। क्षमता क्षमता होगा 750 मेगावाट के संयंत्र लगाए जाएंगे। 750 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसका लक्ष्य होगा 2022 तक, 2022 तक 175 गीगावाट, 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना। तो बस हमें याद रखना है कि रीवा में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। रीवा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो यह जो संयंत्र लगाया जाएगा इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता होगी 750 मेगावाट। इसके पीछे हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना, इसके पीछे हमारा यह लक्ष्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है वह है गोल परियोजना के बारे में। वह है गोल परियोजना। गोल परियोजना, गोल परियोजना के बारे में। गोल परियोजना क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना। मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर
परियोजना, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर परियोजना। तो यह किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे यूपीएससी आपको थोड़ी सी दुविधा में डाल दे, गोल परियोजना बोल दे कि यह क्या है, यह आईटी मंत्रालय की योजना है। तो नहीं, हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है यह जनजातीय मंत्रालय की स्कीम है, इसे जनजातीय मंत्रालय से जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। इस परियोजना को जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसमें लक्ष्य क्या है? युवाओं को डिजिटल, युवाओं में लक्ष्य है युवाओं में डिजिटल कौशल का विकास करना, डिजिटल कौशल क्षमता का विकास करना, क्षमता का विकास करना, डिजिटल कौशल क्षमता का विकास करना। तो इसका सहयोगी कौन है? फेसबुक इंडिया जो है वह इसका सहयोगी है। बस हमें इतना ही याद रखना है, फेसबुक इंडिया इसका, फेसबुक इंडिया इसका सहयोगी है, सहयोगी है। तो गोल परियोजना किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? तो गोल परियोजना के माध्यम से जो जनजातीय युवाओं में डिजिटल कौशल क्षमता का विकास करना। इसके साथ ही साथ फेसबुक इंडिया जो है वह इसकी सहयोगी है, यानी कि गोल परियोजना में फेसबुक इंडिया मदद प्रोवाइड करवाएगा। तो आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ था उसमें हम लोगों ने सॉरी, जो भी सुबह सुबह थोड़ा चले, तो आज का जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो उसमें हम लोगों ने गोल परियोजना के बारे में देखा, फिर हमने एसडीजी लक्ष्यों, एसडीजी रिपोर्ट जो आया है सतत विकास रिपोर्ट, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने कुछ नेशनल पार्क यूलोपिया और पूसा के बारे में भी देखा, फिर उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने माउंट रसमोर, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य। तो अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे लाइक कीजिए, लेकिन बच्चों शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर यह जो कंटेंट है वह उन बच्चों तक पहुँच जाए जो वास्तव में मोटिव हैं कि मुझे जो है सिस्टम का हिस्सा बनना है, और सिस्टम का पार्ट बनने के बाद जो है अपनी योगदान, अपना जो भी हमारी जो भी क्षमता है उस क्षमता को कहीं ना कहीं देश के लिए, देश के विकास में लगा सके। तो मेरा यही प्रयास है। अगर जो तैयारी नहीं भी करते हैं उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज आप उसे आगे शेयर कीजिए, कि हो सके कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद बच्चा है उस तक यह कंटेंट पहुंच जाए। और मैं आप ये मत सोचिएगा कि इतनी गंदी राइटिंग है, ये हमें क्या कंटेंट बताएगा। तो बेटा जो भी कंटेंट है यह कंटेंट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बैंक, एसएससी, रेलवे के जो भी छात्र हैं, आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं। अगर उपयोगी नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चों उपयोगी या लगता है तो प्लीज इसे जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से ही समाज में बदलाव आएगा। और मेरा प्रयास है कि जो हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है, जैसे यूपीएससी में साल दर साल हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो काफी नीचे आ गया, मतलब कि न के बराबर रिजल्ट है। तो उस न के बराबर रिजल्ट को हम लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि जो टॉप रैंक हो, वह टॉप रैंक जिस दिन हिंदी माध्यम का विद्यार्थी अगर
हिंदी माध्यम का विद्यार्थी प्राप्त कर लेता है, उस दिन मैं भी यह समझूंगा, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, मेरी भी यह प्रयास है, मैं भी आप लोगों की तरह एक कैंडिडेट ही हूँ जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करता है, मैं भी सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ। तो बच्चों मुझे पता है कि जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, यानी कि जो हम लोग हैं, वह कहाँ पे गलत करते हैं, मुझे ये समझने में 3 साल लग गए। तो बच्चों मैं यह चाहता हूँ कि मैंने जो यह 3 साल बर्बाद किया है, यह आप लोग ना करें। बस हिंदी माध्यम के छात्र पकड़ना है, कंटेंट को पकड़ना है, उस माइंड को पकड़ना है जो कि इंग्लिश मीडियम का छात्र जो हम जिस माइंड के साथ इस बैटल फील्ड में उतरता है, उस माइंड को हमें पकड़ना है और उस माइंड को पकड़ के उनसे आगे निकलना है। क्यों नहीं निकलेंगे भाई? हमारे देश के बारे में पूछा जा रहा है, जो लोग फॉरेन से पढ़ाई करके साल भर यहाँ तैयारी करते हैं और जो पहली रैंक हासिल कर लेते हैं, तो हम तो इसी समाज से निकल कर वहाँ जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस जो गलती है वह गलती हमें नहीं करना है और एक दूसरे की मदद करना है। अगर हम लोगों को लगता है कि यह हमारी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बेटा ये मत सोचना है कि दूसरे तक पहुंच जाएगा तो उसे भी जानकारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी में नॉलेज हर किसी को रहता है, सिर्फ जो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, इस स्टाइल को पकड़ना है। अपना खुद का एक स्टाइल होता है, जैसे जो आपका जो थंबप्रिंट है, ये तो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। तो वही थंबप्रिंट, जो यूपीएससी का थंबप्रिंट है, आपका राइटिंग स्किल, कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो। तो अगर आप नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो तो इससे आपको हानि नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में हर कोई आता है नॉलेज लेके आता है। जो आपके साथ मेंस लिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपके अनुरूप ही टैलेंटेड है, बस आप उससे एक ही चीज में आप पछाड़ सकते हो, जो राइटिंग स्किल है। जैसे करंट अफेयर्स के जो एग्जाम्पल है यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका उपयोग करेंगे हम मेंस के राइटिंग में। जैसे हमने उज्ज्वला योजना के बारे में देखा, तो गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम उज्ज्वला योजना का एंट्री जरूर करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा इस पे रिसर्च कीजिएगा, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे। जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं वो लोग भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे आगे बढ़ाइए, ताकि जो छात्र है उस छात्र तक अगर पहुँचता है तो वो अपने अनुसार इस चीज़ पे रिसर्च कर सकता है। और बाकी मेरी यह जो पहल है, यह पहल जरूर निरंतरता के साथ चलती रहेगी। बाकी अगर कभी कभी वीडियो नहीं आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग ये मत समझिएगा कि ये चैनल अब बंद होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैनल निरंतर रूप से चलती रहेगी। तो चलिए, आज का जो लेक्चर हो काफ़ी लंबा हो गया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटी का हमारा जो वीडियो बचा हुआ था, जो कि नागरिकता से के संबंध में था, मैं एक बार देख लूंगा। नागरिकता वाला जो वीडियो है वो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आज नागरिकता का वीडियो आप लोगों को शाम तक मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा द हिंदू का होगा, नए एनर्जी नए जोश के साथ। तो चलिए।